समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर मिश्रा क्या बोल रहे हैं। इतनी छोटी लड़की दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर कैसे हो सकती है। सबको यही लगता था कि डॉक्टर ईशा कोई उम्रदराज महिला होगी। तभी सुकेत जी आगे आते हुए बोले, डॉक्टर मिश्रा आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये ईशानी है, इसी ने हो पापा की मेडिसिन चेंज किया था। वही प्रिया तो डॉक्टर मिश्रा के बातों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो आगे आते हुए बोली, हाँ डॉक्टर मिश्रा ये तो ईशानी है, जरूर आपको पहचानने में कोई गलती हो गई है। तभी डॉक्टर मिश्रा सबको देखकर मन में सोच रहे थे, क्या इन्हें पता नहीं है कि यही डॉक्टर ईशा है? वो उन्हें पहचानने में कोई गलती कैसे कर सकता है? उन्हें कोई एक बार देखने के बाद कभी भूल ही नहीं सकता। वो सबको इग्नोर करके ईशानी के पास चला गया। हेलो डॉक्टर ईशा, क्या आपको शायद याद नहीं है? आपने दिल्ली में वीके हॉस्पिटल में जो सर्जरी परफॉर्म किया था उस वक्त में भी था बाकी डॉक्टर के साथ। अब जाकर ईशानी को याद आ रहा था कि जब उसने दिल्ली में एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी परफॉर्म किया था तब उसकी टीम मेंबर के अलावा 2 डॉक्टर और भी थे। शायद उन दोनों में से एक डॉक्टर यही थे। ईशानी ने बस नॉर्मली बोला, ओह हेलो डॉक्टर। फिर वो आपने दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है? वही घर के बाकी लोग जो अब तक ईशानी की डॉक्टर ईशानी वाली आइडेंटिटी जानकर सदमे में थे, वो अपने होश में आए। तभी दर्शित बोला, ईशानी क्या तुम ही वो मिस्टीरियस डॉक्टर ईशा हो जो पूरी दुनिया में फेमस है? ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो नहीं चाहती थी कि इनमें से किसी के सामने भी उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, पर डॉक्टर मिश्रा क्लियर तौर पर उसे जानते हैं, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकती थी। वही बाकी सब ईशानी के आंसर की इंतजार कर रहे थे। ईशानी ने बिना किसी की तरफ देखे हाँ बोल दिया और आपने दादाजी के पास चली गई। वही ईशानी की हाँ सुनकर सबको एक बड़ा झटका लगा। अब तो उन्हें कोई डाउट नहीं था कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है। समीर, दर्शित, रेहान और अयान को इस वक्त ईशानी पर प्राउड फील हो रहा था। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर है। वही सुकेत जी और आरती जो अब तक ईशानी से बहुत गुस्सा थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। डॉक्टर ईशा की मेडिकल स्किल के बारे सबने सुना था, पर उसे वो चाहकर भी कभी हायर नहीं कर सकते थे। पर अब उन्हें पता चल रहा था कि वो डॉक्टर ईशा जिसे मिलने के लिए दुनिया की हर अमीर इंसान इंतजार करता है, फिर भी इन्फ्लुएंस और बहुत ज्यादा पावर होने के बाद भी उसे ढूंढना और मिलना मुश्किल होता है। वो तो उनकी वो बेटी थी जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया और ना ही उन्हें उस पर अपनी टाइम वेस्ट करना पसंद था। उन्हें लग रहा था प्रिया बचपन से उनके साथ है तो वो ही आगे जाकर उनकी मान सम्मान बढ़ाएगी। प्रिया के पास मेहरा फैमिली के संस्कार थे, इसलिए सबको पहले लगता था कि प्रिया ईशानी से कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्हें तो हमेशा से लगता था कि अनाथ आश्रम में रहकर ईशानी बिल्कुल बिगड़ी हुई होगी और दिल्ली से जाने के बाद भी वो बस कोई छोटी सी स्कूल में पढ़ती होगी। पर वो तो इतनी छोटी से उम्र दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। अब उन्हें कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि कैसे अनुपम रायजादा जैसा बड़ा आदमी भी ईशानी को जानता है और उसे अपनी बेटी बनाना चाहता है। पर उन्हें ये नहीं पता कि ईशानी अगर डॉक्टर ईशा नहीं भी होती तो भी रायजादा फैमिली में सब उसे उतना ही प्यार करते जितना वो अभी ईशानी से करते हैं। वही गुस्से के मारे प्रिया की मुठिया कस गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ईशानी जैसी घटिया 2 कौड़ी की लड़की डॉक्टर ईशा कैसे हो सकती है। उसने इन 4 सालों में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया। डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी को यूज करके तो वो कुछ भी कर सकती है और कोई भी अमीर आदमी उसकी किसी भी काम को करने के लिए मना नहीं करेगा। फिर वो कुछ सोचकर झूठी स्माइल करके बोली, ईशानी क्या तुम सच में डॉक्टर ईशा हो? तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम पहले सबको बता देती तो क्या कोई तुमसे कुछ कहता? तभी आरती जी भी बोली, हाँ प्रिया सही कह रही है, तुम्हें हम सबको पहले ही बता देना चाहिए था। अगर तुम पहले बता देती तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। ईशानी ने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे वो दोनों कोई बेवकूफ हो। फिर वो अपने दादा दादी के पास चली गई। वही रनिकांत जी और प्रभा जी को तो पहले से ही पता था कि ईशानी बहुत बड़ी डॉक्टर है, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी प्यारी सी पोती ही मिस्ट्रियस डॉक्टर ईशा होगी। जल्दी ही दोनों ने खुद को संभाल लिया तो दादाजी बोले, मुझे पता था कि मेरी प्यारी सी पोती एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, पर यह नहीं पता था कि तुम ही डॉक्टर ईशा होगी। दादी माँ ने भी ईशानी के हाथ को प्यार से पकड़ लिया और बोली, मुझे पता था मेरी प्यारी पोती सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। वही घर वालों को तो उनकी बात सुनकर फिर से एक शौक लगा था। सुकेत जी रविकांत जी की तरफ देखते हुए बोले, आप कहना क्या चाहते हैं पापा? क्या आप दोनों पहले से ही जानते थे कि ईशानी एक डॉक्टर है? दादाजी अपनी आंखें सिकोड़कर अपने बेवकूफ बेटे को देखा, फिर रूड टोन में बोले, हाँ हमें पता था। उनकी बात सुनकर सुकेत जी, आरती जी और चारों भाइयों को भी एक शौक लगा। इसका मतलब उन दोनों को ही पता था कि ईशानी अपनी लाइफ में क्या कर रही है।
तभी सुकेत जी बोले, तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप बता देते तो हम उसे रोकते नहीं आपकी मेडिसिन बदलने में। तभी दादाजी अपनी कड़क आवाज में बोले, तुम सबको मेरी पोती के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके दादा दादी है उसके पास, और ऐसे भी मेरी पोती ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उसकी तुम सबसे कोई रिश्ता नहीं है। वही ईशानी उन सबको इग्नोर करके अपनी दादी माँ से बात कर रही थी। वही डॉक्टर मिश्रा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया जो डॉक्टर ईशा इन्हें अपना फैमिली नहीं मानती, और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर है। अगर ईशानी उनकी बेटी होती तो वो खुशी के मारे पागल हो जाते और उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते, पर मेहरा फैमिली को देखकर नहीं लग रहा कि वो ईशानी को ज्यादा पसंद करते थे। फिर वो ईशानी की तरफ देखकर बोला, डॉक्टर ईशा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? वो थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ईशानी सारी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेगा। ईशानी ने उन्हें देखा, फिर उनके साथ बाहर चली गई क्योंकि उसे उनकी हाव भाव से पता चल गया था कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी सब घर वाले उन्हें जाते हुए बस देख रहे थे, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वही सुकेत जी और आरती जी बस यही सोच रहे थे, अगर उन्होंने ईशानी के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो इस वक्त ईशानी उनकी बेटी होती, और सबको पता चलता कि डॉक्टर ईशा उनकी बेटी है तो दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता। उन दोनों से अलग चारों भाई तो यही सोच रहे थे कि ईशानी ने इन सालों में कितनी मेहनत की होगी जो आज वो इतनी बड़ी डॉक्टर है। वही प्रिया तो गुस्से में आग बबूला हो रही थी, उसे अपनी मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस वाली पोजीशन पर खतरा महसूस हो रही। अब तो उसके दिल में ईशानी के लिए और भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ईशानी उससे बेहतर हो, उसे ईशानी को मार डालने का मन कर रहा था। वही ईशानी और डॉक्टर मिश्रा गार्डन में थे। डॉक्टर मिश्रा ने ईशानी को कैसे के बारे में बता दिया था, पर वो डॉक्टर ईशा को फोर्स नहीं कर सकता था। वो इस केस को हैंडल करेंगे या नहीं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वो ईशानी के आंसर का इंतजार कर रहे थे। तभी ईशानी बोली, ठीक है, तो आप मेरे असिस्टेंट को पेटेंट की रिपोर्ट मेल कर देना, मैं 2 दिन बाद वहां आ जाऊंगी। ईशानी की मुंह से हाँ सुनकर डॉक्टर मिश्रा बहुत खुश हो गए। अब उस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए उन्हें ज्यादा सोचने परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ईशा ने आज तक जितने भी ऑपरेशन किया था सभी सक्सेसफुल था। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा, इतना कहकर कुछ बात करने के बाद डॉक्टर मिश्रा वहां से चले गए। ईशानी अपनी रूम में वापस आ गई तो उसने देखा कि जैकी की तरफ से एक वीडियो और इन्फॉर्मेशन आई है। उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर ईशानी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने कुछ मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। तभी उसे नकुल का कॉल आया तो ईशानी ने कॉल रिसीव कर लिया। तो उधर से नकुल की गंभीर आवाज आए, मैम आपने जैसे कहा था, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वुल्फ गैंग और सी बेस एक साथ मिले हुए हैं, और आपके बड़े पापा के ऊपर जो अटैक हुआ था वो इन दोनों गैंग की ही काम है। नकुल की बात सुनकर ईशानी की आंखें ठंडी हो गई। वो तो ऐसे भी कल सी बेस को के सारे मेंबर को खत्म करना चाहती थी, पर अब तो उसकी मर्डर्स ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब तो वो सी बेस और वुल्फ गैंग में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। CH-19 दर्शित का गुस्सा और बढ़ती धड़क ने इस वक्त अगर कोई ईशानी को देख लेता तो जरूर एक पल के लिए डर जाता। वो अपनी कठोर आवाज में बोली, उन लोगों का मौत इतना आसान नहीं होगा, उन्होंने गलत इंसान पर हाथ डाला है, तो अब उन सबको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तैयार रहो और हमारे आदमियों को वुल्फ गैंग पर नजर रखने को बोल दो। वही नकुल ईशानी की कठोर आवाज सुनकर एक पल के लिए घबरा गया था, पर उसे पता था कि अब उसकी बोस दोनों गैंग में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उन लोगों उन्हें चोट पहुंचाया है जो ईशानी के बहुत करीब है। जी बोस, मैं हुनरे आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। नकुल को कुछ और चीजें क्लियर करने के बाद ईशानी ने कॉल काट दिया। वही अंदर सब दादाजी के रूम से हॉल में आ गए थे। ईशानी ही डॉक्टर ईशा है, इस बात से वो सब अब भी सदमे में थे। पर समीर, दर्शित, रेहान और अयान ईशानी के लिए खुश थे कि अब वो इतनी बड़ी पोजीशन पर है जहां दुनिया हर अमीर इंसान उसे अपना ट्रीटमेंट करना चाहता है। वही प्रिया तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी ईशानी जैसी 2 कौड़ी की लड़की इतनी बड़ी डॉक्टर है। तभी ईशानी बाहर से अंदर आए, उसे देखकर सब उससे बात करना चाहते थे, पर ईशानी ने सबको इग्नोर कर दिया और अपनी रूम की ओर चली गई। उसे ऐसे सबको इग्नोर करते हुए जाते देख प्रिया बोली, ईशानी इतनी बड़ी डॉक्टर है फिर भी उसने घर पर किसी को अपने बारे में नहीं बताया और अब सबको इग्नोर कर रही है। डैड, अगर वो अपनी आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस यूज करके हमारे बिजनेस में मदद करती तो आपको और भाई को बहुत फायदा हो सकता है। वो सब ये मासूम सा फेस बनाकर बोल रही थी जैसे वो अपने डैड और भाई के बारे में कितना सोचती हो।
पर असल में तो वो बस सबको ये जताना चाहती थी कि ईशानी कैसे सबको इग्नोर कर रही है, और अगर ईशानी की इन्फ्लुएंस से बिजनेस कोई फायदा भी मिलेगा तो भी उससे प्रिया का ही फायदा होगा, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वो अब भी मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस है, और ईशानी की शेयर भी उसके होने वाले थे राहुल से शादी के बाद, इसलिए वो दोनों तरफ से अपना ही फायदा देख रही थी। उसकी बात सुनकर सुकेत जी की आंखों में भी चमक आ गई थी। वैसे भी ईशानी उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी तो उसे अपनी डैड की मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर फिर उन्हें ईशानी की इंडिफरेंस और कोल्ड नजरें याद आ गई, और ये भी कि ईशानी अब उन्हें अपना फैमिली नहीं मानती है, तो उनकी आंखों की चमक गायब हो गई। वो कुछ बोलते उसे पहले ही दर्शित ने गुस्से में प्रिया को देखकर कहा, तुम्हें बिजनेस के बारे में इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सबके पास इतनी काबिलियत तो है कि वो बिजनेस संभाल सके। ईशानी ने पहले ही सबको अपनाने से इनकार कर दिया है, उसने क्लियर तौर पर बोला है कि उसे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब वो ये थी तब हम में से किसी ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, जब वो हम सबको अब अपना ही नहीं मानती तो अब तुम्हें उससे याद क्यों आ रही है ताकि वो बिजनेस में मदद कर सके। पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सब, अगर आप सबने उसे कुछ भी बोला या जबरदस्ती मदद मांगी या उसे परेशान किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम सब मेरे आपने हो। इतना कहकर सबकी तरफ एक बार देखने के बाद वो मुड़कर वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रिया उदासी का नाटक करते हुए बोली, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोलकर भाई को गुस्सा दिला दिया, पर मैं तो बस फैमिली बिजनेस के बारे सोच रही थी, मेरा ऐसा दूसरा कुछ इंटेंशन नहीं था। तभी समीर अपनी शांत मगर कठोर आवाज में बोला, फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए हम हैं, इसलिए तुम्हें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ईशानी हम सबसे और ज्यादा नफरत करे, ऐसे भी हम सबकी गलती की वजह से ही वो हमसे दूर चली गई और हम सबसे रिश्ता भी तोड़ दिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कुछ ऐसा करे जिससे ईशानी से रिश्ते ठीक करने का को थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो भी टूट जाए। इतना कहकर समीर भी वहां से चला गया। रेहान और अयान को भी आपने समीर भाई की बात सही लगी, इसलिए रेहान प्रिया को देखकर बोले, प्रिया भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, अगर आप में से किसी ने भी उसे कुछ भी कहा तो वो और भी नाराज हो सकती है, फिर वो क्या पता कि हमेशा के लिए ही यहां से चली जाए। अयान भी रेहान का साथ देते हुए बोला। दोनों आराम से प्रिया को समझा रहे थे, पर प्रिया के अंदर तो गुस्सा उमड़ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी की वजह से ही उसके भाई उसे बातें सुना रहे हैं, वरना उसके भाई उसे कभी कुछ नहीं कहते थे। वो हमेशा से उनकी छोटी प्रिंसेस थी, पर अब तो उसके भाई ईशानी के लिए उससे बातें सुना रहे हैं। रेहान और अयान भी चले गए थे। सुकेत जी आरती जी को भी समीर और दर्शित की बातें सही लग रही थी, अगर उन्होंने ईशानी को कुछ भी कहा तो ईशानी और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ सोचने के बाद वो दोनों भी अपने रूम में चले गए। वही प्रिया, जिसे लग रहा था कि उसे उदास देखकर उसकी मॉम डैड अभी उसे शांत कराएंगे, पर उन्हें उसकी तरफ बिना देखे जाते हुए देखकर गुस्से ने उसकी मुठिया कस गई थी। वो गुस्से में आपने पैर पटकते हुए आपने रूम में चली गई और रूम में चीजों को इधर उधर फेंक कर अपना गुस्सा उतारने लगी। नहीं ईशानी, मैं तुम्हें कभी अपनी जगह छीनने नहीं दूंगी, ये जगह सिर्फ मेरी है, मैं ही हमेशा मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस रहूंगी। तुम जैसी दो कौड़ी की बेकार लड़की कभी मुझसे आगे नहीं जा सकती, ये सब मेरा है, मैं तुम्हें कभी भी अपना सब कुछ नहीं लेने दूंगी। अगर तुम इस फैमिली में वापस नहीं आया होती तो चारों भाई का प्यार और सब कुछ सिर्फ मुझे मिलता। इतना कहते हुए उसने टेबल पर रखे वास को जोर से जमीन पर फेंक दिया, जिससे उस वास की टुकड़े टुकड़े हो गई। वो इस वक्त किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। अगर उसकी रूम साउंड प्रूफ नहीं होता तो जो भी उसे इस तरह चिल्लाते हुए चीजें फेंकते हुए देखता वो प्रिया को पागल समझ लेता। वही ईशानी तैयार होकर ऑफिस की तरफ चली गई। आज उसे राजवंश कॉर्पोरेशन जाना था मोक्ष से मीटिंग के लिए, ताकि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सके। नकुल उसे आज लेने के लिए नहीं आया था, वो आज ईशानी के साथ मीटिंग के लिए नहीं जा रहा था, क्योंकि ईशानी ने उसे दूसरा काम दे दिया था। ईशानी खुद ही कार ड्राइव करके राजवंश कॉर्पोरेशन के लिए निकल गई। वही मोक्ष अपने केबिन में बैठकर कुछ फाइल चेक कर रहा था। नमन उसके सामने खड़ा था, पर मोक्ष बार बार डोर की तरफ देख रहा था, जो नमन भी नोटिस कर रहा था, और उसे ये भी पता था कि उसके बॉस ईशानी मैम की आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या बॉस ईशानी मैम के प्यार में पागल हो गए हैं? क्योंकि आज ईशानी के साथ वक्त बिताने के लिए मोक्ष ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दिया था। नमन मन ही मन सोच रहा था, पर वो सिर्फ मन में ही सोच सकता था, क्योंकि बोलते की हिम्मत तो उसमें थी नहीं। तभी मोक्ष के केबिन के डोर पर नॉक हुआ। मोक्ष को एहसास हो गया कि ये ईशानी है। वही ईशानी जो केबिन के बाहर थी। जब उसने कम इन सुना तो अंदर चली गई। जैसे उसकी नजर मोक्ष के हैंडसम फेस पर गई, उसकी दिल की धड़कन तेज स्पीड से भागने लगी
कुछ पल के लिए तो ईशानी मोक्ष की उन काली गहरी आंखों में खोसी गई जो उसे बड़ी इंटेंसिटी से देख रहा था। वही मोक्ष भी ईशानी की ग्रे आंखों में खोसा गया था। उसका तो मानो ईशानी से नजर ही नहीं हट रहा था। वही नमन जो साइड में खड़ा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाब में हड्डी हो। उसने जानबूझकर खांसने लगा। नमन की आवाज से ईशानी और मोक्ष दोनों अपने होश में आ गए। मोक्ष ईशानी को ऊपर से नीचे तक देख रहा, जो इस वक्त एक लैवेंडर कलर की ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और उसकी होठों के नीचे का तिल उसकी खूबसूरती पे चार चांद लगा रहा था। वही नमन भी ईशानी की खूबसूरती को देखकर समझ पा रहा था कि उसका ये डेविल बॉस क्यों उनके पीछे पागल है। CH20 मोक्ष और ईशानी की नजदीकियां। मोक्ष ने जब नमन को ईशानी को इस तरह देखता पाया तो अपनी कोल्ड नजरों से उसे घूरने लगा। जब नमन को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है तो वो मुड़कर अपने बॉस की तरफ देखा, जो अपनी कोल्ड नजरों से उसे घूर रहे थे। मोक्ष की इतनी कोल्ड नजरें देख नमन की तो सिटी पिटी गुल हो गई। वो हकलाकर बोला, बॉस आप और मैम मीटिंग स्टार्ट कीजिए, मैं अभी आप दोनों के लिए कॉफी भिजवाता हूँ। इतना कहकर मोक्ष की कुछ कहने से पहले ही वो रूम से भाग गया। बाहर आकर उसने अपने माथे से बह रहे पसीना पोंछते हुए बोला, बाल बाल बच गया, वरना बॉस जिस तरह से मुझे घूर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आज मारकर ही दम लेंगे। वही केबिन रूम में ईशानी नमन की स्पीड से हैरान थी। फिर उसने अपना सिर झटक दिया और मोक्ष की तरफ देखने लगी। मोक्ष ने उसे प्यार से देखते हुए बोला, मिस ईशानी आप खड़ी क्यों है, बैठिए। उसने अपनी चेयर से उठकर ईशानी की हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया। वही ईशानी कुछ बोल ही नहीं पाए। अगर कोई और इस तरह से उसकी हाथ को पकड़ता तो अब तक ईशानी उस इंसान को यमराज की दर्शन करा चुकी होती। पर पता नहीं क्यों मोक्ष का उसकी हाथ पकड़ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक सुकून मिल रहा जो वो बरसों से ढूंढ रही थी। उसकी दिल की धड़कन हमेशा मोक्ष की एहसास से ही शोर करती थी। वही मोक्ष ने जब देखा कि उसकी बेबी डॉल उसे देख रही है तो उसे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। तभी गेट पर नॉक होने की आवाज से ईशानी होश में आई। वही मोक्ष मूड खराब हो गया। वो इसी वक्त दरवाजे बाहर खड़े इंसान को मार डालना चाहता था। आखिरकार उसकी बेबी डॉल कितने प्यार से उसे देख रही थी, पर बाहर खड़े इंसान की वजह से उसने मोक्ष से अपनी नजरें हटा ली थी। मोक्ष गुस्सा तो था पर कुछ बोल नहीं सकता था अभी। कम इन, इतना कहकर मोक्ष ने अपने गुस्से को शांत कर लिया। तभी रूम में एक स्टाफ काफी और स्नैक्स लेकर अंदर आ गया। ईशानी ने केबिन के अंदर आते ही आपने मास्क को उतार लिया था। जब उस स्टाफ की नजर मोक्ष के पास बैठे ईशानी पर गई तो वो उसकी खूबसूरती में दे से खो गया। वही जब मोक्ष ने उस स्टाफ की नजर ईशानी पर देखा तो उसे फिर से गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें बेहद कोल्ड हो गई। धीरे धीरे उस रूम का टेम्परेचर गिरने लगा। ईशानी भी मोक्ष की कोल्ड नजरें उस स्टाफ पर महसूस कर पा रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष इतने गुस्से में उस स्टाफ को क्यों घूर रहा है। जब स्टाफ ने अपने बॉस की कोल्ड नजरों को खुद के ऊपर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन से दौड़ गई। वो अपना सिर नीचे झुकाए काफी और स्नैक्स को टेबल पर रख दिया और सिर नीचे झुकाकर बाहर चला गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सिर उठा के अपने बॉस को देखने की। मोक्ष ने कॉफी का कप उठाकर एक स्माइल के साथ ईशानी की तरफ बढ़ा दिया। ईशानी ने भी उसके हाथ से कॉफी कप को ले लिया और बोली, थैंक यू मिस्टर मोक्ष। मोक्ष ने भी स्माइल करके बोला, मोस्ट वेलकम मिस ईशानी। फिर मन ही मन बोला, ये मिस ईशानी बहुत जल्द ही मिसेस ईशानी मोक्ष राजवंश कहलाएगी। ईशानी ने कॉफी का एक सिप लिया तो ये टेस्ट बिल्कुल उसकी प्रेफरेंस के हिसाब था। तभी मोक्ष उसके बहुत करीब झुक गया और उसके होठों के करीब आपने उंगली को ले गया। मोक्ष की इतनी करीबी से ईशानी की दिल की धड़कन जोर से धड़क रही थी, जो मोक्ष भी साफ साफ सुन पा रहा था। मोक्ष की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। ईशानी की पिंक होठों को देखकर उसका तो मन कर रहा था अभी ईशानी को अपनी बाहों में भर के उसकी होठों को किस कर ले। उसने ईशानी की होठों के पास अपनी उंगली को रख दिया और वहां लगे कॉफी को अपनी उंगली से साफ करने लगा। मोक्ष की छुअन से ईशानी की तो सांसें ही रुकने वाली थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें अपने आसपास की कोई कर नहीं थी। मोक्ष की उंगली ईशानी की मुलायम होठों को सहला रही थी। वही ईशानी तो डे से कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष की गहरी काली आंखों ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो धीरे धीरे ईशानी की होठों की तरफ झुकने लगा। तभी डोर एक धड़ाम के आवाज के साथ खुला और 4 लोग दंदनाते हुए अंदर आ गए। डोर खुलने की आवाज से डे से दोनों होश में आ गए। मोक्ष को तो इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था जो भी ऐसे अंदर आया है उसे अभी मार डाले। वो अपनी बेबी डॉल के इतना करीब था, उन दोनों के होठों के बीच बस 1 इंच का फैसला था। अगर उन दोनों को कोई डिस्टर्ब ना किया होता तो अब वो अपनी बेबी डॉल की होठों को महसूस कर रहा होता।
मोक्ष ने दरवाजा गुस्से में मुड़कर डोर की तरफ देखा। वही ईशानी भी होश में आकर डोर की तरफ ही देख रही थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था मोक्ष की करीबी से। वही मोक्ष ने जब देखा कि ये चार लोग कौन हैं तो वो उन सबको अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वही डोर के पास खड़े चार लोग अपने आंखें और मुंह फाड़े मोक्ष और ईशानी को देख रहे थे। वही मोक्ष उन चारों को ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से घूर घूर कर उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। वही दरवाजे पर खड़े चार लोग जो कोई और नहीं वरुण, तेजस, दक्ष और नव्या थे। चारों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका डेविल जैसे दोस्त और भाई एक लड़की के इतने करीब है, क्योंकि पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किस कर रहे हैं। चारों ने मोक्ष की तरफ देखा जो उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष उन्हें अभी मार डालेगा। चारों ने अपना सिर घुमाकर ईशानी की तरफ देखा तो बस देखते ही रह गए। तभी तेजस ने धीरे से वरुण से बोला, हाय ये कितनी सुंदर है, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। तभी वरुण बोला, हाँ ये पहली बार है जो तू बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत है। तभी तेजस उसे गुस्से से देखते हुए बोला, क्या मतलब कि पहली बार सही बोल रहा हूँ? इससे तेरा मतलब क्या है कि मैं सभी बातें गलत बोलता हूँ? पाउटिंग। दक्ष नव्या से बोला, यार ये कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी परी की तरह। हमारी कॉलेज में भी मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। नव्या भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं तो इन्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। भले ही वो सब धीरे धीरे ये सब कह रहे थे पर मोक्ष और ईशानी को साफ साफ उन सब की बातें सुनाई दे रही थी। मोक्ष तो गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। एक तो ये चारों बेवकूफ यहाँ आकर उसकी रोमांटिक मोमेंट को खराब कर दिया और अब उसकी बेबी डॉल को भी नजर लगा रहे हैं। उसका तो मन कर रहा उन चारों को इसी वक्त अपनी केबिन से उठाकर बाहर फेंक दे। वही ईशानी भी उन सब की बातें सुनकर एम्बारेस हो रही थी, क्योंकि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी, पर उसकी ऑरा अभी भी बिल्कुल क्लॉड और एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गया था। तभी मोक्ष उन सबको घूरते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और केबिन के अंदर बिना डोर नॉक किए आने से मैंने कितनी बार माना किया है? मोक्ष की ठंडी आवाज से वो चारों होश में आए। तेजस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मोक्ष को लगा वो उसकी बातों को इग्नोर करके उसके पास आ रहा है, पर वो मोक्ष को इग्नोर करके ईशानी की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं आपकी नाम जान सकता हूँ? क्योंकि मैंने पहले कभी आपको मोक्ष के ऑफिस में नहीं देखा। तभी वरुण जो पीछे खड़ा था उसे कुछ रियलाइज हुआ और वो तेजस को दया भरी नजरों से देखने लगा और फिर मोक्ष की तरफ देखा जो तेजस से गुस्से से घूर रहा था। अब तो वरुण कन्फर्म हो गया कि हो ना हो यही उन सबकी होने वाली भाभी है। वही तेजस बिना मोक्ष की तरफ ध्यान दिए हंसते हुए बोला, आप मुझे नहीं जानती होगी, मैं तेजस सवाल हूँ, मोक्ष का दोस्त। CH21 नव्या और ईशानी की बातें, प्रिया का गुस्सा। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने तेजस की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ बोली, हेलो मिस्टर सबरवाल, आई एम ईशानी। जब तेजस ने ईशानी के मुंह से अपना नाम सुना तो उसे ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने वरुण की तरफ देखकर धीरे से पूछा, यार ये नाम तो कुछ सिमिलर है ना? वही वरुण जो अभी पूरी तरह से कन्फर्म हो गया था कि यही उनकी भाभी है, उसने तेजस को ऐसे देखा जैसे उससे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई हो ही ना। उसका मन कर रहा था अभी तेजस का गला दबा दे ताकि वो और कोई बेवकूफी भरी बातें न कर सके। उसने तेजस को देखकर लचारगी से अपना सिर हिला दिया, फिर ईशानी की तरफ देखकर बोला, हेलो मिस ईशानी, मैं वरुण हूँ, मोक्ष का दोस्त। आई होप हम सब ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। उसकी बातें सुनकर ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे थोड़ी देर पहले मोक्ष और अपनी करीबी याद आ गई। वही मोक्ष जो गुस्से में था जब उसकी नजर ईशानी पर पड़ी तो ईशानी का शर्म से लाल चेहरा देखकर उसे हंसी आ रही थी। वो समझ गया कि ईशानी किस बात पर शर्म से इतना लाल हो रही थी। तभी तेजस धीरे वरुण के कान में बोला, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? क्या ये हमारी होने वाली भाभी है? वो ये सब इतना इमोशनल होकर पूछ रहा था जैसे उसका दिल टूट गया हो। वरुण के साथ साथ उसके पास खड़े दक्ष और नव्या ने भी उसकी बातें सुन लिया था। वरुण ने तेजस के हाथ को अपने कंधे से हटा दिया, फिर उसे ऐसे लुक दिया जैसे कहना चाहता हो, और कौन हो सकती जो मोक्ष के इतने पास आने की हिम्मत करे और मोक्ष उसके करीब चला जाए। तभी नव्या एक्साइटेड होकर ईशानी के पास चली गई। अब जब उसे पता चल गया था कि ये उसकी होने वाली भाभी है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो धारा की तरफ अपनी हाथ बढ़ाकर स्माइल करके बोली, हेलो भाभी, मैं नव्या हूँ, आपकी इकलौती और प्यारी ननंद। नव्या की बात सुनकर ईशानी को डे से सदमा लग गया था। वो शौक से नव्या को देख रही थी।
वही तेजस, वरुण ने तो अपना सिर ही पीट लिया। वही दक्ष को उनकी रिएक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ईशानी तो उनकी भाभी है ना, तो फिर नव्या की उन्हें भाभी कहने से ये सब ऐसे मरे हुए एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं। वही मोक्ष को रिग्रेट हो रहा था कि वो टाइम रहते नव्या का मुंह क्यों नहीं बंद कर पाया। नव्या भी सबकी रिएक्शन देखकर कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब उसे शौक होकर क्यों देख रहे हैं। क्या उसने कुछ गला बोल दिया? पर कल ही तेजस भाई और नमन से पता चला था कि उनकी भाभी का नाम ईशानी है। तभी वरुण बात को संभालते हुए बोला, आप गलत मत समझिए मिस ईशानी, वो क्या है ना, मोक्ष कभी किसी लड़की को आपने करीब नहीं आने देता, और आपको मोक्ष के करीब देखकर नव्या को लगा कि आप ही उसकी होने वाली भाभी हो। वरुण की बात सुनकर ईशानी थोड़ा शांत हुई, मोक्ष भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। पर वरुण की बात सुनकर कि मोक्ष कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता, वो सिर्फ उसके करीब आया है, इस बात से ईशानी के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसने मोक्ष की तरफ देखा जो उसकी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मोक्ष नजर खुद पर देखकर ईशानी को फिर से शर्म आने लगी। पहले कभी उसने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया था। फिर उसने नव्या के साथ हाथ मिला लिया और उसे छोटी सी स्माइल देते हुए बोली, हाय आई एम ईशानी। फिर दक्ष ने भी स्माइल करके खुद को इंट्रोड्यूस किया। इतने सालों में और आपने पिछले जन्म के यादों की वजह से उसने लोगों पहचानना सीख लिया था, इसलिए वो बता सकती थी कि ये सब बहुत अच्छे हैं। उसने एक स्माइल के साथ दक्ष से भी हाथ मिला लिया। नव्या और दक्ष दोनों भी समझ गए थे कि अभी उन्हें ईशानी को भाभी नहीं बोलना है। नव्या को पीछे से लगा था कि मोक्ष और ईशानी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, तो उसे लगा उसके भाई ने भाभी को प्रपोज कर दिया और दोनों अब एक कपल बन गए हैं, जिस वजह से उसने ईशानी को भाभी बोल दिया था। सब वही सोफे पर बैठ गए। तेजस तो किसी दिल टूट आशिक की तरह बैठा था, जैसे किसी ने उसका सब कुछ लूट लिया हो। दक्ष और नव्या ईशानी की तारीफ की पुल बांधने लगे। नव्या स्माइल करते हुए बोली, आप बहुत ज्यादा प्रीटी हो, मुझे आपको घर ले जाना है, मेरी मोम और दादी माँ आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। उसकी बातें सुनकर ईशानी को हंसी आ गई, क्योंकि नव्या किसी 4 साल की बच्चे की तरह खुश हो रही थी, जैसे बच्चों को चॉकलेट मिलने पर वो खुश हो जाती थी। ईशानी ने स्माइल करते हुए बोली, तुम भी बहुत प्यारी हो। उन दोनों की बात सुनकर मोक्ष को रिलीफ फील हो रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि ईशानी उसकी भाई बहन और उसके दोस्तों से घुल मिल रही है। ईशानी की स्माइल देखकर तो उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। उसने मीटिंग के दौरान और बाद में भी कभी उसे हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था, पर अब उसे ऐसे मुस्कुराते देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे ईशानी की पास्ट के बारे में पता था, क्योंकि नमन ने ईशानी की मुंबई छोड़ने से पहले की सारी इन्फॉर्मेशन निकाला था। उसे मेहरा फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ किया नहीं, क्योंकि ईशानी अब फिर से मेहरा फैमिली के साथ रहती है, और जब वो ईशानी को अपना न बना ले तब तक कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बात करने के बाद मोक्ष ने उन सबको बाहर जाने को बोल दिया, क्यों उसे ईशानी के साथ उनके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करना था। वो चारों जाना तो नहीं चाहते थे, पर मोक्ष की घूरती हुई नजर की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा था। सबसे उदास तो दक्ष और नव्या थे। वो तो अपनी होने वाली को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। वो ईशानी के साथ और ज्यादा बातें करना चाहते थे, पर उनका राक्षस भाई उन सबको घूर रहा था, इसलिए वो दोनों उदास हो गए। उन्हें इतना उदास देखकर पता नहीं क्यों ईशानी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो 4 सालों में भले हो बहुत ही कोल्ड हार्टेड और पावरफुल बन गई थी, फिर भी वो सिर्फ उन लोगों के लिए बुरी थी जो गलत हो। उसने दक्ष और नव्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, हम जब अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। उसकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई और ईशानी से उसकी फोन नंबर लेने के बाद वो भी तेजस और वरुण के पीछे पीछे चली गई। मोक्ष को अब उन चारों से भी जलन होने लगा था। उसकी बेबी डॉल ने अब तक उसे कोई ट्रीट नहीं दिया, पर अब वो इन सबको ट्रीट देने वाली है। पर उसे खुशी भी थी कि ईशानी सबके साथ इतने अच्छे से बात कर रही थी। वहीं बाहर आकर वरुण तेजस को देखकर बोला, बस अब और ऐसे दिल टूटने जैसा नाटक मत कर, वरना मोक्ष सच में तेरा दिल तोड़ देगा। उसकी बात सुनकर तेजस ने अजीब सा मुंह बना लिया और बोला, यार क्या अब मैं थोड़ा दुखी भी नहीं हो सकता कि पहली बार मुझे कोई लड़की इतनी पसंद आई, पर वो मेरी होने वाली भाभी निकली। उसकी बात और नाटक देखकर वरुण ने नामे अपना सिर हिला दिया और आगे चला गया। वो हमेशा से ऐसे ही तेजस की नौटंकी देखता था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तेजस उसके पीछे पीछे जाते हुए बोल रहा था, कैसा दोस्त था तू, तेरे यार का दिल टूटा है, उसे संभालने की जगह तू पीठ दिखकर भाग रहा है। उन दोनों के जाने के बाद नव्या और दक्ष भी बाहर आ गए, क्योंकि उन दोनों ने ईशानी की नंबर और चुपके से मोक्ष और ईशानी की पिक्चर लेने की वजह से पीछे रह गए थे। दोनों ने मोक्ष और ईशानी की 1-2 पिक्चर ले लिए था, जिसे देखकर दोनों खुश होकर उछलते हुए बाहर चले गए। उन्हें जल्द ही यहाँ की सारी खबर अपनी मोम और दादी माँ तक पहुंचनी थी।
वहीं दूसरी तरफ एक होटल में प्रिया अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। घर में आज सुबह जो हुआ था उस बारे में सोच सोचकर वो गुस्से से उबल रही थी। तभी उसकी दोस्त रोमी बोली, क्या हुआ प्रिया, तू इतने गुस्से में क्यों लग रही है? उसकी बात सुनकर प्रिया ने अपनी मुठिया कसते हुए बोली, वो बहन जी ईशानी लौट आई है और आते ही उसने मुझे गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया है। उसकी बात सुनकर उसकी एक और दोस्त नीता बोली, तो क्या हुआ, अगर वो लौट आई तो वो उस घर की बस एक गोद ली हुई बेटी ना, उसे तो घर में कोई पसंद भी नहीं करता है, तो तुझे उस बारे में टेंशन लेने की क्या जरूरत है? पहले डे से परेशान होकर रोते हुए स्कूल से भाग जाती थी, अब भी वैसे ही होगी। CH22 प्रिया और उसकी दोस्तों की प्लानिंग। नीता को बात सुनकर प्रिया गुस्से और नफरत से बोली, नहीं अब वो ऐसी नहीं है, और तो और मेरे सारे भाई भी उसे फेवर करने लगे हैं। उसकी बात सुनकर उसके पास बैठा लड़का संजीव एक क्रिपी स्माइल करते हुए बोला, वैसे वो बहन जी है तो बहुत खूबसूरत। उसकी बात सुनकर प्रिया की गुस्से में मुठिया कस गई। उसे पता था कि ईशानी उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए प्रिया की आंखों ईशानी की खूबसूरती हमेशा खटकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, एक अनाथ आश्रम में रहकर बिना किसी के केयर के बड़े होने वाली लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, जबकि वो मेहरा फैमिली की प्रिंसेस थी। उसे बचपन से वो सब कुछ मिला था जो वो चाहती थी। तभी मोहित प्रिया को गुस्सा होते हुए देख बोला, रिलैक्स प्रिया डार्लिंग, हम उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे, क्यों संजीव? उसने संजीव की तरफ देखते हुए आंख मारकर बोला। उनकी बातों से तीनों लड़कियां समझ गई कि संजीव और मोहित ईशानी के साथ क्या करना चाहते हैं, पर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ईशानी को किसकी ही फिक्र है, जो सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है, अगर किसी को पता चल भी गया तो कोई कुछ नहीं करने वाला। वहीं प्रिया को थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि प्रिया जानती थी कि ईशानी गोद ली हुई बेटी नहीं है बल्कि मेहरा फैमिली की असली बेटी है, और अब तो उसके भाई भी उसके ही साथ देते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि इन सब में प्रिया का हाथ है तो वो जरूर उसे बहुत बुरी पनिशमेंट देंगे। ऊपर से अब ईशानी वो बेवकूफ बहन जी नहीं है, अब वो डॉक्टर ईशा है। अपनी आइडेंटिटी यूज करके वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए उसने नाटक करते हुए मासूम शकल बनाते हुए बोली, नहीं यार, तुम सबको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, वो मेहरा फैमिली की बेटी है, तुम उसे परेशान मत करना वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। उसकी बात सुनकर रोमी बोली, डोंट वरी यार, तू बहुत भोली है, इसलिए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर तू ऐसे ही चुप रही तो एक दिन आएगा जब वो तेरी फैमिली को तुझसे छीन लेगी। और तू टेंशन मत ले, तुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि संजीव के पापा एक MLA है और मोहित भी एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी वो दोनों बस ईशानी को थोड़ा परेशान करेंगे ताकि वो आगे से तुझे कभी परेशान न कर सके। उसकी बात सुनकर प्रिया मायूस होकर बोली, नहीं, तुम लोगों को उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई, पर उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उसे पता था अब उसके दोस्त जरूर ईशानी को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। वो तो ईशानी का उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए इंतजार ही नहीं कर सकती थी। वही संजीव और मोहित तो कैसे भी अब ईशानी को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए वो भी प्रिया के पीछे पीछे चले गए। वही राजवंश कॉर्पोरेशन में मोक्ष और ईशानी कॉफी पी रहे थे। सामने ईशानी की पसंद की सारे स्नैक्स रखे हुए थे जो मोक्ष ने ही मंगाई थी। ईशानी को तो समझ नहीं आ रहा था कि 1-2 मीटिंग में ही मोक्ष ने उसकी पसंद न पसंद जान गया है। वही मोक्ष तो ईशानी को बस देखता जा रहा था। जब ईशानी ने मोक्ष को खुद को देखता पाया तो उसने उसकी नजरों का पीछा किया, तो वो समझ गई मोक्ष की नजर उसकी होठों पर है। पहले उन दोनों के बीच की नजदीकी को याद करके उसकी गाल शर्म से लाल होने लगी। वो उस पर से अपनी नजर हटाकर बोली, मिस्टर मोक्ष, मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। उसकी आवाज से मोक्ष को होश आया और उसने जल्दी से ईशानी की होठों पर से अपनी नजरें हटा लिया, पर बार बार उसे ईशानी की पिंक होठों की याद आ रही थी। उसे ईशानी की होठों को अपने होठों के बीच लेकर चूमने का मन कर रहा था। उसके इमोशन सिर्फ ईशानी को देखते ही अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। फिर उसने ईशानी को देखते हुए बोला, ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऐसे तो उसका मन नहीं था ईशानी को खुद से दूर जाने देने की, पर वो अभी कुछ कर भी तो नहीं सकता था। ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और दोनों बाहर चले गए। ईशानी के जाने के बाद मोक्ष अपनी केबिन में लौट आया। तभी नमन डोर नॉक करके अंदर आया और अपना सिर झुकाकर बोला, सर, मिस दीप्ति आई है। आपके डैड ने उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में जॉब दे दिया है। वो बाहर है और आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ लिया और गुस्से भरी नजरों से नमन को देखते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर जॉब करनी है तो करे, मुझसे मिलने की क्या जरूरत। अगली बार ध्यान रखना, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, बिना किसी काम की मेरे केबिन में किसी को आने की जरूरत नहीं है। नाउ गेट आउट।
आपने बोस की गुस्से भरी नजर और बातें सुनकर नमन का एक पल भी और वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी, वो तुरंत वहां से चला गया। वहीं बाहर दीप्ति जो खुशी से वेट कर रही थी कब मोक्ष उसे अंदर बुलाएगा और वो मोक्ष को कैसे इम्प्रेस करेगी इस बारे में सोच रही थी। तभी नमन बाहर आकर कठोर भाव से बोला, मिस दीप्ति बोस बिजी है, आप अपनी केबिन में जाइए और जब तक कोई जरूरी काम न हो तब तक आप बोस के केबिन के आसपास नहीं आए तो अच्छा होगा। नमन की बात सुनकर गुस्से ने दीप्ति की मुठिया कस गई। वो यहाँ इतने सच सवर के सिर्फ मोक्ष को इम्प्रेस करने आई थी, ना कि काम करने, और यहाँ एक मामूली असिस्टेंट उसे ऐसे बात कर रहा जैसे उसकी कोई औकात ही ना हो। वो आज बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन कर आई थी और अच्छे से मेकअप भी किया था ताकि मोक्ष उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाए, पर यहाँ तो उसे मोक्ष से मिलने जा मौका भी नहीं मिला। तभी नमन की आवाज आई जो एक स्टाफ को दीप्ति को उसकी केबिन का रास्ता दिखाने को बोल रहा था। दीप्ति गुस्से से एक बार मोक्ष की केबिन की तरफ देखने के बाद उस स्टाफ के पीछे चली गई। वहीं प्रिया और उसके चारों दोस्त गार्डन में बैठे थे। रोमी, नीता, संजीव और रोहित कई बार प्रिया के घर आते जाते रहते थे क्योंकि सब जानते थे कि वो चारों प्रिया की दोस्त है तो कोई उन्हें रोकता नहीं था। ईशानी घर में नहीं थी इसलिए सब गार्डन में बैठे स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। संजीव और मोहित तो ईशानी की आने का वेट कर रहे थे। वहीं रोमी और नीता भी ईशानी को कैसे संजीव और मोहित परेशान करेंगे ये देखने का वेट कर रहे थे। सबसे ज्यादा खुश तो प्रिया थी क्योंकि उसके डैड और भाई इस वक्त घर में नहीं थे और अगर संजीव और मोहित ईशानी को परेशान करेंगे तो भी कोई कुछ नहीं बोलते वाला था। वैसे भी मोहित की फैमिली बैकग्राउंड मेहरा फैमिली से भी बड़ी थी और संजीव भी के पापा भी एमएलए थे, तो ईशानी के साथ थोड़ी सी मजाक करने पर शायद उसकी फैमिली कुछ नहीं बोलेगी, और अगर किसी ने कुछ कहा तो वो बोल देगी कि संजीव और मोहित बस उससे मजाक कर रहे थे। वो अब बस ईशानी के आने का वेट कर रही थी। तभी मैंशन के अंदर एक कार एंटर हुआ और ईशानी अपनी डोमिनेटिंग और के साथ कार से बाहर आए। वहीं प्रिया के साथ बैठे रोमी, नीता, संजीव और मोहित का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। ये ईशानी वो पहली वाली बहन जी टाइप की तो बिल्कुल नहीं थी, अब तो उसकी खूबसूरती 100 गुना ज्यादा लग रही थी। मोहित तो ईशानी को देख अपना पलक तक झपकाना भूल गया था। तभी संजीव ने कहा, क्या ये वही ईशानी है जो स्कूल में चुप रहती थी और बहन जी की तरह रहती थी? ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। अब तो संजीव के मन में कुछ और ही खिचड़ी पकाने लगा था। अब तो वो ईशानी को पाना चाहता था। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहना सबसे अच्छा होगा। CH23 ईशानी की थप्पड़ और संजीव का हाथ टूटना। इस वक्त ईशानी बहुत कोल्ड नजरों से उन सबको देख रही थी। ये सब वो ही थे जो उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। पिछले जिंदगी में तो संजीव और मोहित ने उसे हैरेस करने की कोशिश किया था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी जो ये उसे छू भी नहीं पाए थे। पर ना तो वो उस वक्त स्ट्रांग थी और ना ही उसकी बातें सुनने वाला कोई था। उन सबको देखकर ईशानी ने फिर उन सबको इग्नोर करके जाने लगी। उसे इस वक्त इन सब जोकरों से बहस करने का कोई इरादा नहीं थे, पर वो अंदर जा पाती उससे पहले ही किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। ये कोई और नहीं रोमी थी जो ईशानी को यहाँ से जाने नहीं देने वाली थी। वही आपने सामने खड़ी बेवकूफ लड़की को देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। तभी रोमी बोली, क्या बात है बहन जी, काफी बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहरा फैमिली से जाने के बाद तुमने किसी अमीर बूढ़े को फंसा लिया है जो तुम्हें पैसा दे रहा है इतने अच्छे कपड़े के लिए, जिस वजह से तुम्हारी एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई हो गया है। उसकी बात सुनकर नीता, संजीव, मोहित सब हंसने लगे। वही प्रिया अच्छा बनने का नाटक करते हुए बोली, तुम ईशानी को ऐसा कैसे कह सकती हो? वो इस घर की बेटी है, प्लीज उसकी इंसल्ट मत करो। वो ये सब ऐसे कह रही थी जैसे वो उन सबको रोकना चाहती हो, पर मन ही मन तो ईशानी की इंसल्ट होता देख वो बहुत खुश हो रही थी। तभी नीता, जिसे ईशानी की खूबसूरती सबसे ज्यादा खल रही थी क्योंकि वो दिखने में रोमी और प्रिया से भी कम सुंदर थी, पर वो उन दोनों को चाहकर भी इंसल्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ईशानी को इंसल्ट करके अपनी भड़ास निकालना चाहती थी। क्योंकि ईशानी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो प्रिया की हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी और भोली हो प्रिया, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें समझना चाहिए कि इन जैसी हमेशा बाहर रहने वाली लड़की कैसी होती है और कितनी लालची होती। क्या पता इसकी वजह से कहीं मेहरा फैमिली की रेपुटेशन खराब ना हो जाए। वही ईशानी, जिसके सामने रोमी अपना रास्ता रोके खड़ी थी। ईशानी की कोल्ड नजरें आपने ऊपर देख के एक पल के लिए तो रोमी डर के पीछे हो गई, पर फिर आपने डर को साइड करके वो ईशानी के हाथ को पकड़ लिया। उसने स्कूल में पहले ईशानी को कई बार परेशान किया था, पर इस बार उसे पता नहीं था कि वो एक डेविल को हाथ लगा रही है। उसने ईशानी के हाथ को पकड़ा ही था कि तभी ईशानी ने एक झटके में उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर एक थापड़ की आवाज पूरे गार्डन में गूंज गई।
क्योंकि ईशानी ने एक थापड़ उसकी गालों पर लगा दिया था। ये तो रोमी की अच्छी किस्मत है कि ईशानी ने अपना 20% पावर भी इस थापड़ में नहीं लगाया था, वरना तो वो अब तक बेहोश हो चुकी होती। वही रोमी की आंखें तो लगभग बाहर आने को थी, उसकी कान कुछ पल के लिए सुन पड़ गया था। बाकी सब भी मुंह फाड़े ईशानी को देख रहे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ईशानी में इतनी हिम्मत होगी कि वो रोमी को थप्पड़ लगा देगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोमी को हाथ लगाने की? तुम बस एक गवार बेकार लड़की हो, नीता ने रोमी को संभालते हुए गुस्से में बोली। उसकी आवाज सुन ईशानी इरिटेट हो गई और उसे अपनी कोल्ड नजरों से घूर कर देखा तो नीता एकदम से चुप हो गई। क्यों? अब उसे ईशानी से डर लग रहा था। अब ईशानी पहले जैसी नहीं थी, वो भी रोमी जैसी थप्पड़ नहीं खाना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई। वही प्रिया जो गुस्से में थी वो ईशानी के पास आकर बोली, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा ईशानी? ईशानी उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ गई। तभी किसी ने कस के उसकी हाथों को पकड़ लिया। ईशानी को इस छुअन से घिन महसूस होने लगी, उसे किसी की छुअन बर्दाश्त नहीं होती थी। तभी संजीव जो ईशानी की मुलायम हाथ को पकड़कर महसूस करके ललचाई नजरों से उसे देख रहा था, वो बेशर्मी से बोला, तुम्हें किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, पैसों की कमी नहीं होगी तुम्हें। वो लस्ट भरी नजरों से ईशानी को देख रहा था। तभी उसे अपनी हाथ पर दर्द हुआ। जब उसने देखा तो ईशानी ने दूसरे हाथ से उसके उस हाथ को पकड़ लिया था जिस हाथ से उसने ईशानी का हाथ पकड़ा था। अपनी हाथ पर दर्द महसूस करके उसने ईशानी की हाथ को छोड़ दिया। तभी उसकी दर्दनाक चीख उस पूरी गार्डन एरिया में गूंज उठी, क्योंकि ईशानी संजीव की हाथ को बड़ी बेदर्दी से मोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी हाथ की हड्डियां टूट गई थी। उसके सभी दोस्त, यहां तक भी प्रिया भी शौक होकर ईशानी को देख रही थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी इतनी क्रूअल होगी। वही सुकेत जी और समीर, दर्शित ने भी उसी वक्त मेंशन में एंटर किया था और इतनी जोर से चीखने की आवाज सुनकर वो सब जल्दी वहां आ गए। अंदर हॉल में बैठी आरती जी और दादा दादी ने भी इस आवाज को सुना था तो वो भी बाहर चले आए। जब सबने वहां आकर देखा तो प्रिया और उसके दोस्तों को पाया और ईशानी साइड में बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी अपनी हाथ को हैंकी से पोंछ रही थी, जैसे उसने किसी घिनौने चीज को छू लिया हो। वही प्रिया का दोस्त संजीव नीचे गिरा हुआ अपने हाथ को पकड़कर चिल्ला रहा था। उसका हाथ किसी बैलून की तरह फूलकर लाल हो गया था। तभी प्रिया अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, ईशानी तुमने ये क्या किया संजीव के साथ? तुम्हें पता है वो कौन है? अगर उसके फैमिली वाले कोई एक्शन लेंगे तो मेहरा फैमिली की रेपुटेशन कितनी खराब होगी। तुम्हें संजीव को इस तरह मरना नहीं चाहिए था। प्रिया की बातों से घर के सभी लोग शॉक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है और ईशानी ने संजीव को क्यों मारा। तभी मोहित भी आगे आते हुए बोला, हाँ ईशानी, संजीव बहुत अच्छा लड़का है, वो तो बस तुमसे कुछ बात कर रहा था, पर तुमने तो उसका हाथ ही तोड़ दिया। रोमी और नीता भी आगे आकर ईशानी को ब्लेम करने लगे, पर इन सब में ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी सुकेत जी गुस्से से ईशानी को देखते हुए बोले, क्या ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है? क्या तुमने संजीव को मारा? तभी दादा दादी ईशानी की बचाव में आगे आकर बोले, मेरी पोती की कोई गलती नहीं है, जरूर इसने ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से ईशानी ने ऐसा कदम उठाया होगा। दादी माँ भी ईशानी के पास खड़ी हो गई। तभी आरती जी आगे आकर बोली, आप इसकी गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। माना वो सबसे बड़ी डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का हाथ तोड़ दे। प्रिया की दोस्त भी ईशानी एक डॉक्टर है ये सुनकर शॉक हो गए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे। उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। समीर कुछ बोलना चाहता था पर सिचुएशन की वजह से उसने अभी चुप रहना सही समझा। फिर ईशानी की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ ईशानी? इसने क्या किया जो तुमने उसे मारा? पर ईशानी ने समीर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी। उसे ऐसे सबको क्वेश्चन को नजरअंदाज करते देख सुकेत जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने डॉक्टर को कॉल कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था ईशानी कभी संजीव की ट्रीटमेंट नहीं करेगी और उन्हें यह भी डर था कि कहीं संजीव के डैड को पता चल गया तो ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि संजीव के डैड रमन राउत पॉलिटिक्स में है। उनकी इन्फ्लुएंस और पावर गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा थी। वो चाहे तो मेहरा इंडस्ट्री को मिलने वाली प्रोजेक्ट छीन सकते थे। तभी वहां पर डॉक्टर आए गए तो गार्ड संजीव को सहारा देते हुए हॉल में ले गए। संजीव को इतना दर्द हो रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन और पेन किलर दे दिया और उसे हॉस्पिटल में स्कैन करने को बोलकर बाहर चले गए। तभी सुकेत जी गुस्से में ईशानी से बोले, माफी मांगो संजीव से। उनकी बात सुनकर संजीव, जिसका दर्द कुछ कम हो गया था, वो गुस्से से ईशानी को देखने लगा। अब तो वो ईशानी को एक बार जरूर पाकर रहेगा ताकि उसका ये घमंड टूट सके। वहीं प्रिया भी मन ही मन डेविल स्माइल कर रही थी। उसके बाकी दोस्त भी मन ही मन खुश हो रहे थे।
मोहित ने तो पहले ही संजीव के डैड को कॉल कर दिया था, अब बस उनकी आने की देर है, उसके बाद तो ईशानी की खैर नहीं। तभी बाहर से गाड़ियां रुकने की आवाज आए, फिर गार्ड जल्दी हॉल में आकर बोला, सर वो एमएलए रमन राउत आए हैं। ईशानी की आइडेंटिटी क्या है? सबकी हैरानी। प्रिया और उसके दोस्त ईशानी को डेविल स्माइल लिए देख रहे थे, पर ईशानी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसे भी अब देखना था कि कौन उससे डील करने आ रहा है। ईशानी को इतनी रिलैक्स देखकर समीर और दर्शित ने एक गहरी सांस लिया। उन्हें ऐसा लग रहा था ईशानी सब कुछ बहुत लाइटली ले रही है। सुकेत जी और आरती जी भी थोड़ा परेशान हो गए। भले ही ईशानी की बहुत इन्फ्लुएंस हो, पर क्या वो पॉलिटिक्स में अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकती है? उन्हें पता था रमन राउत कितनी पावरफुल है। प्रिया को तो ईशानी को इतना शांत देख गुस्सा आ रहा था। इस वक्त तो ईशानी को डर जाना चाहिए था। सबसे ज्यादा गुस्से में तो दादाजी और दादी माँ थे। उन्हें पता था उनकी प्यारी पोती की कोई गलती नहीं होगी। जरूर संजीव ने ही ऐसा कुछ कहा होगा उनकी पोती को गुस्सा दिलाने के लिए, वरना उनकी पोती कभी बेवजह किसी से लड़ाई नहीं करती। तभी रमन राउत हॉल के अंदर आए, उनके साथ उनकी बॉडीगार्ड्स भी थे। जब संजीव ने अपने पापा को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो कुछ पल के लिए अपने दर्द को भूल गया। जब रमन जी उसके पास आए तो उनकी नजर संजीव की हाथ पर गई। आपने बेटे को इस हालत में देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। किसने किया ये तुम्हारे साथ? मेरे बच्चे अभी बताओ, तुम्हारे पापा उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे तो मैं नर्क की दर्शन करवाऊंगा। आपने पापा की बात सुनकर संजीव दर्द में करने की नाटक करते हुए ईशानी जहां बैठी थी उस तरफ पॉइंट करते हुए बोला, पापा इस बदतमीज लड़की ने मेरे हाथ को तोड़ दिया। पापा मैं तो बस इसे नॉर्मली बात कर रहा था, पर पता नहीं इसे मेरी बात क्या बुरा लग गया। आपने बेटे को रोते हुए देख और उसके फूले लाल हाथ को देखकर रमन जी को तो पहले ही गुस्सा आ रहा था। अब आपने बेटे की बात सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आ गया। संजीव उनका इकलौता बेटा था, कोई उनकी बेटे पर हाथ कैसे उठा सकता है? उन्होंने उसे आज तक कभी नहीं मारा था और ना ही डांटा था। तभी सुकेत जी आगे आकर बोले, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस्टर राउत। उनकी बात सुनकर रमन राउत बोले, देखिए मिस्टर मेहरा, मुझे पता है आप बिजनेस में बहुत पावरफुल है, पर पॉलिटिक्स में आप भी मेरा रुतबा जानते हैं, इसलिए आप मुझे उसे सौंप दीजिए जिसने मेरे बेटे की ये हालत किया है। तभी समीर आगे आकर बोला, भले ही आप पॉलिटिक्स में पावरफुल, पर ईशानी मेरी बहन है, हम उसे आपको नहीं सौंपेंगे। दर्शित भी समीर के साथ आकर खड़ा हो गया। वही रमन जी ने बोला, आपकी बहन तो प्रिया है ना? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने मेरे बेटे की ये हालत किया है। उनकी बात सुनकर कोई कुछ बोलता उससे पहले प्रिया बोली, अंकल प्लीज ईशानी को माफ कर दीजिए। वो मेहरा फैमिली की बेटी है, उसे नहीं पता था संजीव कौन है, वरना वो कभी ऐसे बर्ताव नहीं करती। वो ऐसे बोल रही थी जैसे सबको लगे कि वो ईशानी की तरफ से बोल रही है, पर असल बात तो ये थी कि उसे डर था कि कहीं पोल न खुल जाए और उसकी दोस्तों को पता न चल जाए कि ईशानी ही इस घर की असली बेटी है, वो नहीं। तभी रोमी बोली, प्रिया तो उसकी तरफ से क्यों बोल रही है? उसने संजीव को मारा है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसकी बाकी दोस्त भी यही सब बोलने लगे। तभी सुकेत जी गुस्से से ईशानी की तरफ देखकर बोले, ईशानी अभी माफी मांगो संजीव से। ईशानी को इस ड्रामे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने पलटकर सब की तरफ देखा। जब रमन राउत की नजर ईशानी पर पड़ी तो एक पल के लिए तो वो हैरान हो गए, फिर डर से उनके माथे से पसीना बहने लगा। ईशानी सोफे के दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी और रविकांत जी और प्रभा जी उसके पास, समीर और दर्शित सामने खड़े थे, इसलिए अब तक उसने ईशानी का चेहरा नहीं देखा था। अब तो रमन जी को संजीव को 2 थापड़ लगाने का मन कर रहा था। क्या इसे कोई और नहीं मिली जो सीधे डेविल से पंगा ले लिया? अब तो शायद उसकी कुर्सी के साथ साथ उसकी बेटे की जान भी चली जाएगी। उसे ईशानी की क्रूएलिटी के बारे में अच्छे से पता था। उसे पता था कि ये विश्वंभर सहाय की पोती है और दैनिक सहाय की लाडली, अगर इसे खरोच भी आया तो पूरे दिल्ली में हलचल मच जाएगी। और उसे अच्छे से पता था अगर ईशानी इसी वक्त उसके बेटे और उसे मार डालेगी तो भी कोई उसका कुछ नहीं पाएगा। उसने पहले भी सुना था कि विश्वंभर सहाय अपनी इस पोती को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। उसने यहां तक भी सुना था कि दिल्ली में एक पोटीशियन जिसने दैनिक सहाय को अपने दुश्मनी के चलते अटैक करवाया था, उसका एक ही रात में ईशानी ने नमो निशान मिटा दिया था। उसने बस एक बार गवर्नर ऑफिस में ईशानी को देखा था, इसलिए उसे पता था ईशानी कितनी क्रूएल है। तभी आरती जी सॉफ्ट आवाज में बोली, ईशानी तुमने गलती की है तो एक बार माफी मांग लो। तभी रमन जी ने बिना किसी पर ध्यान दिए ईशानी के सामने आकर अपना हाथ जोड़कर बोले, ईशानी मैम, क्या मेरे बेटे ने कोई गलती किया था? आप उसे इस बार माफ कर दीजिए। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा कि वो आपके सामने ना आए। वही रमन राउत को ऐसे ईशानी के सामने हाथ जोड़ता देखकर घर के सभी लोगों के साथ साथ प्रिया और उसके दोस्त भी शौक में थे।
किसी को समझ नहीं आ रहा था जो रमन राउत कुछ देर पहले ईशानी को सबक सिखाने वाले थे इस वक्त उसके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं। तभी ईशानी की डेविल हंसी सबके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर रमन जी के साथ साथ बाकी सबके दिल में भी एक पल के लिए डर बैठ गया। तभी ईशानी अपनी हंसी रोककर संजीव की तरफ देखा, फिर रमन राउत की तरफ देखकर बोली, मानना पड़ेगा रमन राउत जी, आपके बेटे के अंदर बहुत हिम्मत है जिस वजह से उसने मेरा हाथ पकड़ा और ये भी बोला कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो वो मुझे पैसा देगा ताकि मुझे पैसों की कमी ना हो। उसकी बात सुनकर प्रिया और उसके दोस्तों को भी डर लग रहा था, पर रमन जी जिस तरह ईशानी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे इस वक्त वो ईशानी के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहे थे। वही समीर और दर्शित को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिरकार गलती संजीव की थी, फिर भी वो बेशर्मों की तरह ईशानी से माफी मंगवाना चाहता था। उन दोनों का तो मन कर रहा था अभी संजीव को मार मार कर उसके बाकी हाथ पर भी तोड़ दे। वही ईशानी की बात सुनकर सुकेत जी और आरती जी को अब ईशानी से नजर मिलान से भी शर्म आ रहा था। उन्हें पहले ईशानी की बात सुननी चाहिए था, क्योंकि भले ही ईशानी ने संजीव का हाथ तोड़ दिया था पर यहाँ पहले गलती संजीव ने किया था। वही ईशानी की बातें सुनकर और उसकी खतरनाक ऑरा को महसूस करके रमन राउत डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने गुस्से में अपने बेटे की तरफ देखा जिसने उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दिया था। आपने पापा को गुस्से में खुद की तरफ देखता पाकर एक पल के तो संजीव डर गया, फिर आपने आदत के अनुसार गुस्से में बोला, डैड आप इस 2 कौड़ी की लड़की से माफी क्यों मांग रहे हो, ये बस एक मेहरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है, सबको पैसे चाहिए तो मैं बस इस लड़की को आपने साथ रहने के लिए पैसे ऑफर कर दिया तो क्या गलत किया। उसकी बातें सुनकर दादा दादी को गुस्सा आ गया। तभी रविकांत जी गुस्से में बोले, तुम किसे 2 कौड़ी की और गोद ली हुई कह रहे हो, ईशानी मेरी असली इकलौती पोती है, अगर एक बार और तुमने अपने मुंह से मेरी पोती के लिए ऐसी बात निकली तो मैं राउत फैमिली की परवाह किए बिना ही तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उनकी बात सुनकर प्रिया के सारे दोस्त प्रिया को अजीब नजरों से देखने लगे। प्रिया उन सब की नजरों में सवाल पड़ सकती थी और उन सबको खुद की तरफ देखता पाकर वो डर गई। दर्शित और समीर को भी संजीव पर बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी मुंह से ईशानी के लिए ऐसी बातें सुनकर, पर वो कुछ बोलते उसे पहले ही हॉल में एक चटाक की आवाज गूंजी। सबने देखा तो ये रमन जी थे जिन्होंने गुस्से में संजीव को थापड़ मारा था। संजीव तो आंखें फाड़े अपने पापा को देख रहा था जिन्होंने उसे पहले कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। डैड संजीव ने बस इतना बोला था कि रमन राउत ने एक और थापड़ उसकी गाल पर लगा दिया और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम ईशानी मैम को पैसों की ऑफर देकर आपने साथ रखोगे, अगर वो चाहे तो अभी मुझे अपनी कुर्सी से हटा सकते हैं। तुम उन्हें पैसा दोगे, वो चाहे तो राउत फैमिली जैसी 1000 फैमिली को अपना नौकर बनाकर रख सकते हैं। उनके सामने तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे। इतना कहकर उन्होंने एक और थापड़ संजीव के गालों पर लगा दिया। उनका ये नालायक बेटा उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करता पर मुसीबत तो खड़ी ना करे। वही बाकी सब तो रमन जी की बातें सुनकर हैरान थे। घरवाले तो कभी मार खाता हुआ संजीव को देखते तो कभी ईशानी को देखते, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये रमन राउत जैसा इतना बड़ा पावरफुल पॉलिटिशियन ईशानी से इतना डर क्यों रहा है, को आपने ही बेटे को कपड़ों की तरह धो रहा है। CH25 सबकी हैरानी, विश्वंभर सहाय की पोती। आपने पापा को खुद को इस तरह मरते देख संजीव को अब डर लग रहा था। उसने आपने पापा को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो आज तक कभी उस हाथ उठाना तो दूर हिस्से में कुछ बोला भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था एक मामूली लड़की के लिए उसके पापा उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तभी ईशानी की कोल्ड आवाज आई, रमन जी लगता है आपकी मार में इतना दम नहीं है कि आपके बेटे को तमीज सिखा सके, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं। रमन राउत ने डरते हुए ईशानी को देखा जिसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी सबको मार डालेगी। रमन जी ने अपने बेवकूफ बेटे को देखा जो अब भी गुस्से में था। उन्होंने उसे और भी ताकत से चाटा मारा जिस वजह से संजीव की होठों से खून आने लगा। पर रमन राउत जानता था अगर ईशानी ने संजीव को मारा तो आज उसका बेटा यहां से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। वही अब तो संजीव की हालत और भी खराब लग रही थी। उसके दोनों गाल सूज गए थे और उसकी हाथ की तरह फूले हुए लग रहे थे। फिर रमन राउत ने ईशानी की तरफ मुड़कर अपनी हाथ जोड़कर बोला, ईशानी आप इस बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर संजीव की तरफ देखकर बोले, माफी मांगो ईशानी मैम से अभी इसी वक्त। आपने पापा की बात सुनकर संजीव उन्हें बेयकीनी से देख रहा था। वो तो ईशानी से माफी मंगवाना चाहता था, तो फिर अब उसे ही क्यों ईशानी से माफी मांगनी पड़ रही है। प्रिया और उसके दोस्त भी रमन जी के ऐसे बिहेवियर से चौंक गए थे। वहीं प्रिया मन ही मन सोच रही थी क्या इन्हें पता है कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है जिस वजह से ये इतने डरे हुए हैं।
प्रिया का प्लान फेल हो गया था, ऊपर से उसके दोस्त उसे अजीब नजरों से देख रहे जैसे वो उससे सच सुनना चाहते हो। वही सुकेत जी भी इस वक्त शॉक थे और ईशानी को देख रहे थे। वो इस ईशानी को उस पुराने वाली ईशानी से जोड़ ही नहीं पा रहे थे, जो हमेशा शांत और डरी हुई रहती थी। उन्हें याद था जब ईशानी इस घर में आई थी तब वो कितनी मासूमियत से बात करती थी। उन सबके रूड बिहेवियर और उसे अपनाने से इनकार करने के बाद भी वो सबसे प्यार से बात करती थी। ये ईशानी जिसे उन सब ने ठुकरा दिया था, अब वो बिल्कुल बदल गई है। उसके मन में अब घर में किसी के लिए प्यार नहीं है। आरती जी भी अपनी उस बेटी को देख रहे थे जिसे उन्होंने प्रिया से प्यार के चलते ठुकरा दिया। अब उनका दिल गिल्ट से भर गया था। समीर और दर्शित भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने ईशानी को अपना मानने से इनकार करके उसे खुद से दूर कर दिया था। अब ईशानी खुद ही उनके पास नहीं रहना चाहती। उन्हें बुरा भी लग रहा था कि अब ईशानी बदल गई है। तभी संजीव की आवाज से सब होश में आए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। संजीव ने ईशानी के सामने सिर झुकाकर बोला। उसे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर आपने पापा को इतने गुस्से में देखकर उसे इस वक्त माफी मांगना ही सही लगा। उसकी माफी सुनकर भी ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उठी और आपने दादाजी और दादी माँ की तरफ देखकर प्यार से बोली, दादाजी, दादी माँ, मैं ऊपर आपने रूम में जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। उसकी बात सुनकर दादी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, ठीक है मेरी बच्ची, तू रूम में जा रेस्ट कर। उनकी बात सुनकर ईशानी बिना किसी को देखे अपनी रूम की तरफ चली गई। उसे अब इन सब ड्रामे से आगे कोई मतलब नहीं था। उसकी जाने के बाद रमन राउत ने एक गहरी सांस लिया, जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर में वापस लौट आई हो। तभी संजीव, जो अब तक चुप था और दर्द में था, जब ईशानी चली गई तो उसने हिम्मत कर आपने दर्द को साइड करके बोला, पापा आपने मुझे क्यों मारा और आप उस लड़की से इतना डर क्यों रहे थे? उसकी बात सुनकर रमन जी को फिर से गुस्सा आ गया। उनका ये नालायक बेटा कभी सिचुएशन को क्यों नहीं समझता। फिर वो उसे देखकर गुस्से से बोले, शट अप तुम बेवकूफ नालायक, तुम्हें पता भी है वो कौन है? ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा नहीं किया, वरना तुम्हारी बदतमीजी के वजह से वो तुम्हारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देते। आगे से ध्यान रखना, जब भी तुम उन्हें देखो अपना सिर झुका के साइड से चली जाना, पर उनके साथ कभी मत उलझना। रमन जी के बात सुनकर सब हैरान थे। आखिर ईशानी की कौन सी आइडेंटिटी है जिसने रमन राउत जैसा पावरफुल पॉलिटिशियन को इतना डरा दिया? तभी प्रिया आगे आते हुए बोली, अंकल आप इतना डर क्यों रहे हैं? भले ही ईशानी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर हो, पर आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो किसी का कुछ नहीं कर सकती। प्रिया को लग रहा था जरूर रमन जी को ईशानी की डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी के बारे में पता है, जिस वजह से वो डरे हुए हैं। बाकी सभी घरवाले भी यही सोच रहे थे। तभी रमन जी प्रिया की बात सुनकर कंफ्यूजन से बोले, डॉक्टर कौन? डॉक्टर क्या मिस ईशानी एक डॉक्टर है? रमन जी को कंफ्यूज देख सब समझ गए कि रमन जी को अब तक नहीं पता कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है। अब तो वो सब और कंफ्यूज हो गए कि अगर उन्हें पता ही नहीं कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है तो फिर वो ईशानी से इतना क्यों डर रहे हैं। तभी संजीव बोला, अगर आप उसे जानते ही नहीं तो फिर आप उससे इतना डर क्यों रहे हैं? आपने उस काल की आई लड़की से मुझ पर हाथ क्यों उठाया? तभी मोहित आगे आकर बोला, हाँ अंकल वो बस एक मामूली लड़की है, आप उससे इतना डर क्यों रहे हो? आपने बेटे और मोहित की बात सुनकर रमन जी अब और भी इरिटेटेड महसूस कर रहे थे। अभी तो ईशानी ने उन्हें और उनके बेटे को छोड़ दिया, पर ईशानी की एक्सप्रेशन से वो समझ गए थे कि अगर आगे उनके बेटे ने दोबारा कोई गलती किया तो वो उन सबको छोड़ेगी नहीं। वो आपने माथे से पसीना पोंछते हुए गुस्से में बोले, क्या मामूली लड़की लगा रखा है तुम दोनों ने? वो विश्वंभर सहाय की पोती है और दैनिक सहाय की प्यारी बेटी। अगर उसे खरोच भी आ गया तो विश्वंभर सहाय दिल्ली में बैठे बैठे ही हमारे पूरे परिवार को गायब कर देंगे। वो अपनी पोती ईशानी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और उन्हें छोड़ो, ईशानी अकेली ही हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। आज तक जितने भी लोग ईशानी के खिलाफ कुछ भी किया वो सब बर्बाद हो गए हैं। फिर संजीव की तारा देखकर बोले, इसलिए आगे से ध्यान रखना, तुम कभी भी ईशानी के खिलाफ कुछ भी ना करो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग डर गए थे, खास करके प्रिया और उसके दोस्त की तो डर के मारे पसीना बह रहा था। उन्होंने तो ईशानी को पहले भी स्कूल में परेशान किया था, अगर वो उन सब से बदला लेगी तो कहीं उन्हें लेने के देने ना पड़ जाए। घर के सभी नौकर और बटला भी जो दूर खड़े थे रमन जी की बातें सुनकर कर डर गए थे। वही घर वाले तो अब तक शौक में थे, सिर्फ दादाजी और दादी माँ को छोड़कर वो तो पहले से ही जानते थे। उन्हें बस थोड़ी सी जलन होती थी जब कोई उनकी प्यारी पोती को अपनी पोती कहता था, पर वो दोनों खुश भी थे कि ईशानी को यहाँ ना सही पर यहाँ से जाने के बाद तो इतने सारे आपने मिले रिश्ते मिले जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रमन जी ने आपने बॉडीगार्ड को संजीव को ले जाने की ऑर्डर दिया।
फिर सब की तरफ मुड़कर बोले, मुझे नहीं पता था कि ईशानी मैम इस घर में रहती है और उनका आपके साथ कोई रिश्ता है। फिर रविकांत जी और प्रभा जी को देखकर बोले, मेरे बेटे की गलती के लिए मैं आप दोनों से भी माफी मांगता हूँ। इतना कहकर वो आपने गार्ड के साथ चले गए। वही सुकेत जी ने रनिकांत जी को देखा, जिनके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, तो वो समझ गए कि जरूर उनके पापा को इस सब के बारे में पहले ही पता होगा। सुकेत जी बोले, पापा क्या आपको पता था कि ईशानी विश्वंभर सहाय को जानती है? और रमन जी की बातों से तो लग रहा है कि ईशानी को वो अपनी पोती मानते हैं। आपने बेटे की बात सुनकर रविकांत जी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, हाँ हमें सब पता था। उनकी बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे तो आरती जी ने बोला, तो फिर आपने पहले हम सबको इस बारे में क्यों नहीं बताया? आरती जी की बात सुनकर दादी माँ को भी गुस्सा आ गया। मुझे नहीं लगता तुम सब मेरी पोती के बारे में कुछ जानना डिजर्व करते हो। तुम लोगों की वजह से मेरी बच्ची ने बहुत दर्द तकलीफ सह है। जब वो यहाँ से जाकर अपनी नई रिश्ते और जिंदगी